Okay, good evening, guys. Good evening, sir. Good evening, sir. Thank you. Thank you for the response. Okay, so we'll be starting with a small revision that we have started from the last sessions, where we have started with first understanding that whenever data is, let's say, presented to us, or whenever we collect the data, our first, let's say, the first duty of any data analytics or any person who is going to analyze the data, there are some steps that he need to follow, isn't it? He need to understand that how data has been available for his analysis. Is the data which is available for him, is it following a particular, let's say, procedure, SOP? Is it been followed or not? In SOP, it is particularly data type, whether the same data type which is required or which is been, let's say, presented in a data set is followed or not. ऐसे कुछ चीजें होती है जो हमें वेरीफाई करनी होती है. We need to cross verify that if that particular parameters are been justified or not. उसमें से फर्स्ट स्टेप जिसे हमने कहा था जब हमने स्टार्ट किया था, इट वाज फर्स्ट विथ डेटा टाइप, है ना. डेटा टाइप हम चेक करते हैं और डेटा टाइप में अगर कुछ भी इशू होता है तो उसे हम टाइप कास्टिंग के थ्रू चेंज करते हैं, बिकॉज टाइप कास्टिंग इज सिंपली मेथड का चेंजिंग ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर. तो इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि हमें आता है तो हम जो भी डेटा सेट दिखा उसे चेंज करते पिटेंगे. द टाइप कास्टिंग बेसिकली मीन्स दैट वट एवर योर रिक्वायर्ड डेटा टाइप इज, if it's not there, we need to change it. So that procedure of changing one data type to another as a required data type is called typecasting. That method. दूसरा फिर आता है कि क्या डेटा सेट चेंज करने के बाद में डेटा में अगेन डिपेंड्स ऑन कि डुप्लीकेट है कि नहीं चेक करना है. बट अगर उसके पहले अगर मिसिंग वैल्यूज वगैरह आते हैं तो मिसिंग वैल्यूज को भी हमें चेंज प्रॉपर करना पड़ता है, उसको भी करना पड़ता है. तो वो तो हम बाद में देखेंगे, बट पहले सीक्वेंस देख लेते हैं. सो डेटा टाइप में डुप्लीकेट वैल्यूज है कि नहीं. ना डुप्लीकेट वैल्यू हमने जिसे डिस्कस किया था, रिकॉर्ड बेसिस में भी होते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज और कॉलम बेसिस में भी होते हैं. नाउ कॉलम बेसिस में एज इट इज सेम कॉलम आना हो सकता है, बट एज एंड हाउ कोरिलेशन के बेसिस में अगर सेम इंफॉर्मेशन भी वो अगर कैप्चर कर रहा होगा, जो कोई एक दो कॉलम में सेम इंफॉर्मेशन होंगे विथ रिलेटिव इट्स इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन इट्स पैटर्न, अगर सेम है तो उसमें से कोई एक आपको ड्रॉप करना है, कर सकते हैं और वो करना भी चाहिए. उससे होता क्या है कि जो डायमेंशनैलिटी के बेसिस में जो लेट्स से प्रोसीजर बढ़ता है, जो डायमेंशनैलिटी के बेसिस में जो कंप्यूटेशनल एफर्ट्स बढ़ते हैं कंप्यूटर के या फिर सिस्टम के एल्गोरिदम के, वो आप रिड्यूस कर सकते हो, एंड विच इज वेरी गुड फॉर परफॉर्मेंस बेसिस. तो हम वो रिड्यूस भी करते हैं. ओके वैसे ही उसके बाद में आता है कि अब ये कुछ प्री अजम्पशंस के बेसिस में होता है. ओके यहाँ पे क्या होती है, चीजें जो स्टेप्स दिए गए हैं ये कुछ प्री अजम्पशंस के बेसिस में दी जाती है. जैसे आप देख सकते हो, अब हम बात करते हैं डेटा इम्बैलेंस है या बैलेंस के बेसिस में, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, ये कंसिडर करके ही चल रहे हैं, ये अज्यूम करके ही चल रहे हैं कि डेटा में कोई आउटलायर नहीं है, डेटा में कोई कह सकते हैं कि मिसिंग वैल्यू नहीं है, टाइप कास्टेड है, सब प्रॉपर है, तब जाके स्टेप्स आए. तो बेसिकली आपको पीछे के जो स्टेप्स है वो फॉलो करके ही आप यहाँ पे आए हो, ये अज्यूम करके ही हम चलते हैं. जैसे 2 + 2 = 4, ये आंसर कब आता है, जब आपको पता होगा कि 2 और 2 के बीच में जो प्लस साइन है करना क्या है. इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट ऑपरेटर दैट मींस, फिर ये 4 कैसे आया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा. सो वी आर एज्यूमिंग दैट यस यू नो बेसिक अर्थमेटिक्स एंड देन यू आर कैलकुलेटिंग दिस. सो इस तरह के बेसिक अजम्पशंस होते हैं, वो हम एज्यूम करके ही यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं. सो वेन एवर द डेटा इज गिवन, वहां पे हर समय देखा जाता है कि कुछ ना कुछ बायसनेस और वेरिएंस, ये दो चीज आपने हमेशा सुना होगा कि डेटा कभी बायस हो जाता है, कभी वेरिएंस बहुत ज्यादा हो जाता है. तो दोनों में से हमें क्या चाहिए होता है और क्या नहीं. बायसनेस मतलब क्या है बेसिकली, बायसनेस मतलब होता है कि आपका लेट्स से एनालिसिस एक ही साइड में ज्यादा झुका हुआ है या फिर एक ही साइड को ज्यादा प्रेफर कर रहा है. ओके प्रेफरेंसेस बेसिस में होता है, किसी के साइड में होता है कि हम कभी वुमेन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, किसी साइड में हम मेन को प्रेफरेंस देते हैं. मतलब क्या अगर हम बायस्ड कर रहे हैं, सो दैट बायसनेस शुड नॉट बी इन अ डेटा. तो उस बायसनेस को पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करें, और अगर होता है तो क्या करें, दैट इज अ क्वेश्चन. कभी भी देखो एनालिसिस के आप वर्ल्ड में या फिर एनालिसिस के स्टेप्स में आप कभी भी जाओगे तो पहले आइडेंटिफिकेशन होता है. पहले क्या होता है, आइडेंटिफाई. फर्स्ट आइडेंटिफाई द इशू, देन यू कैन लेट्स से उसे हम क्लियर करते हैं, या फिर हम उसे क्या कर सकते हैं, लेट्स से वी कैन जस्टिफाई कह सकते हैं, फिर हम उसे फिर से सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम. ओके देन वी कैन रिजॉल्व और सॉल्व, बट यू नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई इट. आइडेंटिफाई करोगे तभी उसे आप किस तरह कौन से स्टेप से रिजॉल्व कर सकते हो वो बता सकते हो. ओके सो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन. तो हियर हाउ वी कैन से इफ एनी डेटा इज इम्बैलेंस और नॉट. नाउ कोई भी न्यूमेरिकल डेटा, ओके कोई भी न्यूमेरिकल डेटा जो कंटिन्यूस है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी पकड़ लो,
किसी की सैलरी है और वो सैलरी मतलब पकड़ लो कि अगर आपका एनुअल सैलरी की हम बात करते हैं, लेट्स से 4.6 से लेके लेट्स से अगर आप 50 LPA तक कभी कर रहे हो तो 50K और 4.6 के बीच में इतने सारे कंटिन्यूस नंबर हो सकते हैं कि भाई वहां पे क्या है, आपका डेटा इम्बैलेंस है या बैलेंस है वो कंसिडरेशन नहीं कर पाओगे वहां पे अपने। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा है। तो कंटिन्यूस डेटा को हम कभी नहीं कह सकते कि इम्बैलेंस है बैलेंस है। हाँ, ये आप कहाँ कर सकते हो? जब आप कैटेगोरिकल डेटा पे, कैटेगोरिकल डेटा के साथ में डील कर रहे होते ओके। कैटेगोरिकल मतलब क्या है? जैसे जेंडर कॉलम पकड़ लो, जेंडर केस में कितने मेल और फीमेल है। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, अगर आपके पास मेल का डेटा यहाँ पे 90 है और फीमेल का डेटा 10 ही है, इसका मतलब क्या हुआ? डेटा इम्बैलेंस है। क्यों? आप जो भी एनालिसिस कर रहे हो वहां पे आपने ज्यादा से ज्यादा, फिर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गेन होने वाला है दैट इज साइडेड टुवर्ड्स मेल। वो क्या है? एक साइड जो जा रहा है वो मेल की तरफ ज्यादा झुका हुआ है इन्फॉर्मेशन, और फीमेल की तरफ कम है। क्यों? आपके पास इन्फॉर्मेशन कम है। ओके, इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं। तो ये डिसाइड कैसे होता है और इसको कैसे हम कह सकते हैं कि ये एक साइड में है एक साइड में? तो न्यूमेरिकल डेटा में नहीं होता है। ये कहाँ पे होता है? जब आपका कैटेगोरिकल डेटा है तो। ओके, उसके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन ये भी हो सकता है। अच्छा, सिर्फ जेंडर है, मेल फीमेल है तो ओके, और अगर 3 होगा तो क्या करेंगे, 4 होगा तो क्या? ये हो सकता है क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व करता हूँ। पहले मैं आपको 2 का बताता हूँ, फिर आगे का जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, जेंडर का कॉलम है। अब जेंडर के कॉलम में एग्जांपल ऐसे पकड़ लो कि हमने लेट्स से कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो होता है, हार्ट का डिजीज जिसे हम कहते हैं, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ओके, आर्टरी कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो इश्यू है, लेट्स से हमने उसका एक हॉस्पिटल से कुछ लेट्स से डेटा लिया। फॉर अभी 100 क्यों पकड़ रहा हूं मैं? क्योंकि 100 से कैलकुलेशन करने में बहुत आसान होता है। ओके, सो लेट्स से इफ देयर वर 100 रिकॉर्ड्स, टोटल रिकॉर्ड्स वेर देयर ऑफ 100, उसमें से हमने जब कैलकुलेट किया तो देयर वेर लेट्स से मेंस रिकॉर्ड, पेशेंट हु वर मेन were having let's say 95 of them were 95 of them were let's say male, and female were there only 5%, or let's say 5 number of them. तो आप यहाँ पे देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट वेर 100, उसमें से मेन 95 है और फीमेल है वो 5 है। अब अगर कोई भी इसके फर्दर एनालिसिस करना चाहेगा कि भाई मुझे जानना है कि अगर कोई नेक्स्ट पेशेंट, लेट्स से कोई एक नया पेशेंट है, फिर किसी भी नया पेशेंट का अगर एंट्री होता है, और अगेन हम जब हार्ट डिजीज चेक करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि बस नाड़ी चेक कर ले, या फिर करते हैं आजकल तो, मतलब पहले जमाने में वो भी होता था, वो अभी लॉस्ट हो चुका है नॉलेज, बट फिर भी इतना सिंपल नहीं होता है कि जैसे हम कभी बुखार जाते हैं तो हाँ भाई आ करो जीप दिखाओ, उतने में नहीं होता है क्लियर। उसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, है ना? ऐसे N2 3 4 ऐसे N नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम जब चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि बंदे को मतलब पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, डिजीज है या नहीं, ऐसे चेक करके करते हैं। ओके, ना उस केस में क्या है, जितने भी आपके पैरामीटर्स है सब चेक करने के बाद में हमने डिसाइड किया और पता चला कि भाई मेल 95 है, फीमेल 5 है। अब फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, कल जाके डेटा कुछ एक नया पेशेंट का इंफॉर्मेशन आता है, लेट्स से कि ये ए है, इसका मुझे पता नहीं है कि ये फीमेल है या किसका है। लेट्स से इसका कुछ रिपोर्ट्स आता है, ऐसे नंबर ऑफ रिपोर्ट्स। बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो पेशेंट है वेदर इट इज मेल और इट इज फीमेल। ओके, आपको सिर्फ ये चेक करना है ये जो रिपोर्ट है ये मेल का है या फीमेल का है, बिकॉज देर आर एन नंबर ऑफ रिपोर्ट्स विच आर बीन टेस्टेड। बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट आपको सिर्फ क्या बताना है कि भाई ये मेल है या फीमेल, बिकॉज देर आर 95 डेटा विच इज बीन टेस्टेड ऑन द मशीन एंड 5 डेटा विच इज टेस्टेड टुवर्ड्स मशीन। टोटल 100 रिकॉर्ड हमने मशीन को सिखाया है कि जिस तरह का रिपोर्ट आएगा तो हाँ भाई ये जो पेशेंट है ये फीमेल है या ये मेल होने के चांसेस है, वो आपको बताएगा। और लेट्स से आप इसे अगर इतने कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाते हुए सिर्फ फीचर ही पकड़ लो, हार्ट डिजीज वगैरह भी छोड़ दो, सिर्फ आप इतना ध्यान रखो कि आपको क्या है कि फीचर्स, बेस्ड ऑन सम फीचर्स आपको क्या करना है, ये डिफाइन करना है कि भाई जो भी ओके हम इनपुट देंगे, जिस तरह का भी हम फीचर इनपुट देंगे। अब फीचर मतलब क्या हो सकता है कि हाइट, हो सकता है कि वेट, हो सकता है कि लेट्स से स्किन का कुछ टोन होगा, या फिर हो सकता है कि हेयर, है ना, हेयर का जो स्टाइल है, फिर जो भी है फीचर्स, चेहरे पे ओके मुस्टैच है कि नहीं, ऐसे कुछ डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स कलेक्ट इकट्ठा करेंगे जो मेल के और फीमेल के होंगे। और हम क्या बोलेंगे कि जो नया इनपुट मैं दूंगा मशीन ने क्या करना है, बताना है कि वो जो इनपुट जो दिया है वो मेल है या फीमेल का है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, मेल के 95 रिपोर्ट्स जनरेट किए, उसमें कलेक्ट किए, और फीमेल के सिर्फ 5 फीचर्स, मतलब 5 रिकॉर्ड्स को सिर्फ यहाँ पे हमने फोकस किया।
अब अगर आप इस डेटा को देखोगे और बोलोगे कि नया एंट्री जो किया है वो किसका है, तो ऑब्वियसली बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, फॉर एग्जांपल पकड़ लो, मेरे पास में क्या है, हेड और टेल का मैंने कॉइन फ्लिप किया, ये अपना कॉइन है और इसको मैंने क्या किया, फ्लिप किया, ऐसे, ओके, फ्लिप किया। अब फ्लिप करते ही क्या हुआ कि भाई चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी कि अगर आप देखोगे तो अगर हेड और टेल हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो हेड का क्या चांसेस है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ओवर हियर एंड टेल ओवर हियर, क्या आएगा? 50%। 50%, एग्जैक्टली, विच इज 1/2, है ना? किसी का भी ले लो, आप हेड का ले लो तो 1/2 है, टेल का लोगे तो भी 1/2 है, मतलब हर बार क्या है, 50% चांस। यहाँ पे क्या करोगे फिर आप, अब यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल 100 रिकॉर्ड है ना, 100 रिकॉर्ड में कैसे करोगे फिर, 100 रिकॉर्ड में से अब आपको अगर 95, तो यहाँ पे 95/100 कितना हो गया, 0.95% ऑफ चांसेस that if any new entry is been given, if any new entry has been given, there is 95% chances that it will say that male entry only. There is this chance. और आपको शायद अजीब लगे, फिर अभी आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने में अजीब लगेगा, बट देर आर ट्रेड्स, ओके, बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल इशू, बिकॉज ऑफ सम कह सकते हैं कि बॉडी में थोड़ा अलग, अभी तो आजकल तो पता नहीं लड़के भी लंबे लंबे बाल रखे हेयर स्टाइल कर रहे हैं, देर आर और दोज डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स, ओके, सो एनीथिंग विद दैट। तो होता क्या है कि मेल और फीमेल में डिफरेंशिएशन करना, और आजकल तो एक मेल फीमेल की जगह एक और नया बीच में आया भी है, जेंडर का, तो उस केसेस में क्या होता है कि उसको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है, okay, even though if they are saying कि I will let's say pronounce it, but without that pronunciation में अगर देखोगे तो it's very difficult। तो ऐसे केस में क्या है कि मशीन को अगर आप सिर्फ 5 फीचर ऑफ फीमेल दोगे और सिर्फ 95 फीचर ऑफ मेल दोगे, तो मशीन भी क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि जो नया एंट्री दिया है वो किस चीज का है, क्योंकि हो सकता है, ओके, हो सकता है क्योंकि मैस्कुलिनिटी में देखो, बोन्स डेंसिटी में बोलो, या फिर उसके एथलेटिक फीचर्स, या फिर किसी भी तरह से बोलोगे, तो बहुत बार क्या होता है कि जो एक लाइन होती है, थिन लाइन, there's a thin line which differentiates male and female. There are average which are above, but there are very few people who are on this line. ओके, सो ऐसे केस में क्या होता है कि उसको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है, और ऐसे केस में अगर कोई भी एक नया इनपुट आएगा तो देर आर चांसेस, 95% चांसेस दैट इट विल बी कंसिडर्ड इट एज अ मेल ओनली। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास में 95% ऑफ डेटा वाज विच बीन प्रोवाइडेड फॉर एनालिसिस वाज ऑन बेस्ड ऑन आपका मेल पे था। अच्छा, ये क्या हम किसी रियल फैक्ट पे या फिर किसी रियल बेस्ड सिनेरियो पे कंसीडर कर सकते हैं क्या? बहुत अच्छी बात है, इस सबको भूल जाओ। एग्जिट पोल का तो आपने सब लोगों ने एनालिसिस किया ही होगा, सब लोगों ने देखा होगा। एक ए चैनल है और एक बी चैनल है। ए चैनल पे कहते हैं कि कोई कांग्रेस करके है और कोई बीजेपी के साइड से पकड़, ओके, बीजेपी और कांग, आई एम नॉट एनी ऑफ द साइड, ओके, इसमें से कोई साइड में नहीं हूं मैं, बस आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कल जाके कोई केस मत कर देना। एनी हाउ, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि भाई कौन सा एग्जिट पोल है। ये जो ए चैनल है ना, ये चैनल कह देता है कि भाई हाँ, कांग्रेस की जीत हो चुकी है, हमने तो ये प्रेडिक्ट किया है कि कांग्रेस ही जीतने वाला है। ओके, उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे क्या है कि लेट से 50 सीटें, 50 सीट में से 40 इनके आने वाले हैं और 10 होंगे जो इधर उधर होंगे, और बीजेपी वालों को कितने मिलेंगे, यहाँ पे लेट से 5 आएंगे, बाकी का अदर्स को चले जाएंगे। तो उस इस तरह का उनका कैलकुलेशन है। बी चैनल होता है, वो क्या बोलता है कि भाई बीजेपी का यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम 40 आने वाले हैं, उल्टा 40 आने वाले हैं, और कांग्रेस को शायद 2 आने वाले हैं, बाकी का इधर उधर जाएगा, इस तरह का थोड़ा सा उनका कैलकुलेशन था। जब रिजल्ट आता है, दिस वॉज देयर एक्सपेक्टेशन, बहुत ऑफ देम। अब जो रिजल्ट आता है वो होता क्या है कि भाई बीजेपी जीत जाती है, नॉर्मली है, जैसे हरियाणा में हुआ है, देन कर्नाटका में हुआ है, झारखंड में नहीं हो पाया, ओके, बट एनी हाउ, इन इन दिस सिनारियोज आपने देखा जहां पे अब बीजेपी की जीत हुई, जहां पे नहीं होने के चांसेस थे, फिर भी हरियाणा पे वहां पे हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो सही प्रमाण पे सही जगह पे एनालिसिस कर रहे थे उनका यहाँ पे सही होता है, और जो एनालिसिस कर रहे थे सिर्फ एक साइड से, एक साइड मतलब क्या, आपने ए लोगों को पूछा कि भाई कौन जीतेगा, तो सब लोगों का कहना था कि कांग्रेस ही जीतेगा। जब आपने बी लोगों को पूछा ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चला कि भाई क्या हम बी को कंसिडर में करना चाहिए कि नहीं चाहिए। इससे क्या हुआ, आपका एनालिसिस सिर्फ ए साइड में रहा, जो कि कांग्रेस जीत गया, ऐसा आपको कंसिडर किया। तो ये रियल लाइफ में भी होता है, आपने देखा होगा कि एक चैनल में जीता एक पार्टी है लेकिन होता है कुछ और। ओके, सो इस तरह के एनालिसिस भी होते हैं रियल लाइफ में भी। ये कब होता है प्रॉब्लम, जब आपका डेटा इम्बैलेंस होता है। अभी इम्बैलेंस को कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो जेंडर का एक सिंपल एग्जांपल जिसे मैंने आपको दिया, कभी भी ध्यान रखना है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, अगर 100 रिकॉर्ड्स है, टोटल नंबर ऑफ 100 रिकॉर्ड्स, ओके, लेट्स से उसमें से
मेल के रिकॉर्ड है लेट से 40 और फीमेल के रिकॉर्ड होते हैं लेट से 60। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास में 100। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कुछ नहीं है, 40 डिवाइड बाय 100, ये आ गया आपका परसेंटेज 0.40, विच इज 40% ऑफ मेल, और फीमेल का होगा 60 बाय 100, जो कि आपको मिल जाएगा यहाँ पे 0.60% ऑफ फीमेल, जो है 60% ऑफ फीमेल। ओके, इससे क्या पता चला? 40% 60%, मतलब क्या हुआ? इफ यू लुक ओवर हियर, इट इज 40% टू 60%, इस तरह का रेशियो आपका डिवीजन में आपका मतलब डेटा में से स्प्रेडेड है। ये मेल का है और ये फीमेल का है। अब आइडियल सिनेरियो क्या है? जब हम बात करते हैं आइडियल सिनेरियो की, 50%, 50% इज एन आइडियल सिनेरियो, बट डेटा सेट में ये होना इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी ट्रूली डिफिकल्ट। तो क्या कोई ऐसे लिमिट है? क्या ये हम कंसिडर कर सकते हैं एज एन बैलेंस्ड? और ऐसा अगर ये एक्सेप्ट कर सकते तो कौन सा है जो नहीं कर सकते? सो 70-30 इज एन सिनेरियो वेर यू कैन कंसिडर कि हाँ भाई, इस लेवल तक का आपको जो डेटा है वो हम कंसिडर करेंगे कि वो एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल एग्जांपल है, 40 की जगह पे यहाँ पे अगर आप इसे कंसिडर करते हुए 70 डेटा, और इस 60 की जगह आप इसे कंसिडर करो 30 डेटा। ओके, यहाँ पे मेल का 70, यहाँ पे फीमेल का 31। तो क्या हुआ कैलकुलेशन? 170 से आप जब डिवाइड करोगे 100 से, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 70%, और यही 30 से करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 30%। सो दिस रेशियो इज लीस्ट एक्सेप्टेबल। at the least this proportion is acceptable। इसके नीचे, अब इसके नीचे मतलब क्या? इफ यू से 70-30 ये लास्ट है, तो 71 और 29 अगर ये डेटा होता है, और 69 और 31 ये डेटा होता है, तो आप मुझे बताइए कि विथ रिस्पेक्ट टू दिस, इन दोनों में से कौन से हमें एक्सेप्टेबल करने चाहिए, या फिर कौन सा एक्सेप्टेबल है और कौन सा नहीं है? बताओ। 69 70-30 31 69 31 ये एक्सेप्टेबल है या नहीं? ये है। यस सर ओके, और ये नहीं है? 71-29 acceptable। अच्छा, ये एक्सेप्टेबल है। 71-29 acceptable। ओके, अच्छा ये नहीं, अच्छा देयर आर फ्यू कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो अभी क्लियर करता हूं मैं। सी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। नहीं नहीं, ये एक्सेप्टेबल है, बताता हूं मैं, एक्सप्लेन करता हूं आपको, हर एक चीज एक्सप्लेन करता हूं। देखो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बट दिस इज एक्सेप्टेबल। नाउ व्हाई, लेट मी टेल यू। ऐसा कंसीडर कर लो कि 70 से ना ऊपर ऊपर बढ़ रहा है आपका, इस साइड का बढ़ रहा है और इस साइड के नीचे घट रहा है। और सिनेरियो एग्जांपल देता हूं, देखो। ओके, सो 70 से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेट्स से आगे जाके 80 हो गया, तो बचा कितना सामने वाले का? 20। आगे जाके पकड़ो इसे 90 हो गया, बचा कितना सामने वाले का? 10। मतलब क्या हो रहा है? एक साइड आपका हमेशा नीचे घटता जा रहा है, एक साइड आपका बढ़ता जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए, because as I said, there is only one last option that is acceptable over here, which is this। okay, now दूसरा सिनेरियो देखो, 69, थोड़ा डार्क कलर लेता हूं। 69 और 31 है। अब 69 31 की जगह आप पकड़ लो, क्योंकि 69 कम हो रहा है ना, सो हो सकता है 65। क्या बचा सामने वाले का आपका? यहाँ पे 45, सॉरी 35, नॉट 45, 35। और कम हो रहा है, ठीक है। 60, 40, ठीक है। और कम हो रहा है, 50, 50, तो ठीक है ना। ये कहां जा रहा है? आइडियल सिनेरियो, जहां पे आप इक्वलिटी की तरफ जा रहे हो। यहां पे कहा जा रहा है वो, ये इक्वलिटी से दूसरे तरफ जा रहे हो। ओके, सो इंक्रीमेंट इन दिस रेशियो, लाइक दिस रेशियो इफ यू आर हैविंग, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, वेयर एज दिस इज एक्सेप्टेबल। इज इट क्लियर? यस सर इज दिस एक्सेप्टेबल? ओके है, क्लियर है? यस सर यस सर एक बार और क्लियर कीजिए ना प्लीज। ओके, देखो आपके पास एंड में, हाँ बोलो बोलो। सर प्रेडिक्शन का मीनिंग क्या होता है? प्रेडिक्शन का मतलब फ्यूचर टेलिंग। फॉर एग्जांपल पकड़ लो, फॉर्च्यून आगे का बताना। फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि जैसे जैसे एग्जांपल बोलता हूँ, लेट्स से कि हमारा एक स्टोर है, उस स्टोर में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये डेज है, ऐसे डेज। और उसके कुछ मैं आपको काउंट्स देता हूँ यहाँ पे। लेट्स से ये वॉक इन्स है, वॉक इन्स, कि आपके स्टोर में कितने लोग आए थे। ओके, लेट्स से फर्स्ट डे में आए थे 100 पीपल, then it went up to 110,
then it reduced to 95, then it went to 100 again, then it get back to, let's say, 90, then 100, then 110, then let's say 120. Now the question is, can you predict what would be on 9th day? How many people would come over here if this is what someone asked you to predict this value? So it simply means that based on your historical analysis, based on your historical walk-ins, you need to predict what number would be here. Again, it's a prediction. It's not, I'm saying that it should be, let's say, matched with your exact value. But prediction means which is precise, not accurate, but precise. Okay? अभी प्रिसाइज एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस होता है वो भी बताऊंगा, बट अभी क्या है, अभी का प्रिसाइज होना चाहिए. तो क्या लगता है आपको, क्या आएगा, आप बताओ चलो. और क्या मेथड आपने यूज किया है वो भी बताना. ओके, जय माता दी मत करना. बोलिए. क्वेश्चन क्लियर है या रिपीट करो? सर रिपीट कीजिए. सी क्वेश्चन ये है कि जो आपका प्रीवियस हिस्ट्री जो आपने यहाँ पे इकट्ठा किया है, ओके, कि भाई कितने लोग आए थे कौन से डे में, टोटल 8 डेज के आपके पास टोटल है. आपको सामने वाले ने पूछा है कि बेस्ड ऑन जो भी आपका प्रीवियस ट्रैक है, क्या लगता है कि भाई 90 दिन में कितने लोग आएंगे. ओके, 9th डे में आपके कितने हो सकते हैं, कितने लोग आने के चांसेस है. अगर ये पूछ लिया एज अ फ्रेंड किसी ने, तो आप क्या नंबर बताओगे कि भाई हाँ यार 500, 600, 200 लोग आ सकते हैं. ओके, ऐसे. हाँ, 130 approx. 130 अप्रॉक्स. ओके, 100 sir. 100. ओके, 130 और 150. 130 और 150. ओके, 125. 125. ओके, ओके. और भी आंसर दीजिए जरूर, अपने पास रखिए जरूर. पहले मुझे बताओ ये 130 वाला क्या है, किसने आंसर दिया और किस बेसिस में दिया है, पहले ये मुझे एक्सप्लेन करो. व्हाई दिस 130? रेशो पे सर. ये लास्ट वाले 3 इंक्रीज हो रहे थे, so that's why I thought 130. ओके, तो 100 अच्छा 10 से इंक्रीज हो रहा था तो आपने 130 कर दिया. दैट पैटर्न यू हैव फॉलो. ओके, ठीक है. ये 100 वाला क्या कहना चाहते हैं भाई बताओ. Sir, most number of Sir, days में most- 100 आए हुए हैं. अच्छा, How many- मोस्ट minimum फ्रीक्वेंट वैल्यू इज 100. दैट्स व्हाई यू हैव सेड कि भाई 100 है. वेरी गुड, ठीक है. और 130 150 का क्या रेंज है? यहाँ पे तो एक ही वैल्यू बैठेगा. जब आप प्रेडिक्ट करते हो प्रेडिक्शन में, ओके, जब आपको पूछा है कि यहाँ पे एक कोई वैल्यू देना है, तो यू कैन नॉट से द रेंज. ऑल्दो यू हैव सेड 130 to 150, इफ यू हैव टू से वन वैल्यू, दैट हैज टू बी वन वैल्यू. तो आप बताओ अभी 150 और 130 के बीच वाले जो क्या हो सकता है. डिपेंड्स ऑन रेशो. 150 मींस आ सकता है 150. यू आर सेइंग हायर वैल्यू व्हिच इज 150. यस. ओके, व्हाई दिस 150? व्हाई नॉट 130? बेस्ड ऑन द रेशो. हाँ, विच रेशियो, वही तो बताओ क्या कैलकुलेशन, कौन सा रेशियो का कैलकुलेशन हुआ आपका. जैसे उन्होंने कहा है कि बेस्ड ऑन लास्ट 3 महीने देखा कि वहां पे 10 का इंक्रीमेंट था, सो दे थॉट कि ये पैटर्न है. इन्होंने देखा कि बस सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो है ये दिख रहा है क्योंकि दिस इज वन ऑफ अ डिस्क्रीट डेटा, तो उन्होंने वो लॉजिक लगाया. आपका क्या लॉजिक है यहाँ पे? मैंने भी डेटा पे ही बोला है कि अगर डेटा किसी में 110 है, किसी में 120 है, तो अप्रोक्स मतलब क्लियर कोई वैल्यू नहीं है ना, मतलब कितने आ सकते हैं या कितने नहीं आ सकते हैं. नहीं तो नहीं, देखो 120 आप 200 बोलोगे तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट दिस हैज समथिंग लॉजिक ना, कुछ तो लॉजिक होगा उसके पीछे, वो मैं जानना चाहता हूँ. बताइए व्हाई 150? अच्छा, ये क्यों मैं पूछ रहा हूँ, देखो नाउ सी, whenever you will apply this type of logics, whenever you will apply some values, okay, उस वैल्यू का ना कुछ इंपॉर्टेंस है. एज अ डेटा एनालिस्ट आपको ये क्वेश्चन वाई वाला क्वेश्चन जो है ये जिंदगी भर आपके पीछे रहेगा, क्योंकि उनको एक्सपेक्ट होता है
ये जो नंबर है इसने क्यों ऐसा किया होगा, यही वैल्यू क्यों लिया होगा? क्योंकि जब आप बोलते हो 150 तो उनका 150 एक्सपेक्टेशन होता है, जब आप बोलते हो 130 उनका एक्सपेक्टेशन होता है, मतलब उनका क्या होता है कि इसके करीब ही होता है। कोई ये नहीं बोलेगा कि अरे ये 90 आए, तो वो ये पूछेगा अरे तुम्हारा एक्सपेक्टेशन 130 90 क्यों हुआ, ये भी क्वेश्चन आएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन करना ही पड़ता है। ओके, ये वाई क्वेश्चन आपको आपके कस्टमर्स, आपके टीम मेंबर्स, आपके जो हायरार्की में है टीम लीडर, सब लोग पूछेंगे ही पूछेंगे। देयर इज अ रीजनिंग फॉर एवरी स्टेप यू टेक। ओके, आप बहुत प्रेस्टीज और आप बहुत डेलिकेट लाइन पे चल रहे हो, आपका थोड़ा सा भी मूवमेंट देखा आपने, देखा होगा कभी कभी, ओके, कि आप जिस लोगों को मतलब आइडल समझते हो ना, तो वो क्या करते हैं, अगर थोड़ा भी कुछ मूवमेंट करते हैं, हिलते भी हिला, थोड़ा सा ऐसे मूवमेंट भी करता है, आपको अरे वाह यार आइडल थे यार, इसने ऐसा किया ना मुझे अच्छा लगा। भले वो गलती से भी कर रहे होंगे, बट स्टिल क्या होता है, अपने लिए वो आइडियलिस्टिक चीज होती है। यहाँ पे सेम प्रोपोजिशन है। आप जो कर रहे हो ना, वो किसी और के लिए बहुत डेलिकेट वर्क होता है, वो जानता है कि आपके इनपुट पे वो वर्क करने वाला है। सो इफ यू आर सेइंग 150 देयर शुड बी सम रीजन, ओके, एंड दैट रीजन शुड बी एक्सेप्टेबल। तो ऐसा क्या लॉजिक है यहाँ पे जो 150 आए, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको, मुझे नहीं, आपको आपके क्लाइंट को, आपको खुद को, आपके सीनियर्स को वो एक्सेप्ट करने के लिए कंप्लाई करना पड़ेगा ना। until unless it is acceptable, who will accept it? Are you getting the point? यस। तो ये 150 कैसे, दैट इज माय क्वेश्चन। बिकॉज ओवरऑल डेटा में देखोगे तो 150 इज समवॉट, इट्स ठीक है, 130 भी हाई है, बट फिर भी 150 इट्स वेरी हाई, जो कि अभी तक कभी नहीं आया है। तो आपका 150 का कैसा है, दैट्स व्हाट इज एन इंट्रिगिंग क्वेश्चन ओवर हियर। जो है मन में एक्सप्लेन कर दो ना उसे, इतना क्यों वेट करना है, उसके लिए थोड़ी इतना सोचना है। सर मुझे तो लगा मैंने बेस्ड ऑन रेशियो पे बोला था, वॉक-इन्स पे बेस्ड मैंने बोला था, बिकॉज़ इस पे इंक्रीज ही हो रहा है डेटा, 8 तक तो डेटा इंक्रीज ही हो रहा है ना, हम्म। तो फिर हाँ, तो फिर 150 भी इंक्रीज हो सकता है ना, हाँ ना, क्योंकि तो हमें मैं वही तो हाँ, बोल, देखो मैंने डिनाई नहीं किया है, मैंने अभी आपको क्या बोला, मैं 200 भी कोई बोलता तो मैं एक्सेप्ट कर लेता, मैं वो नहीं कहता। बट मेरा कहने का क्या है लॉजिक, जैसे देखो लोगों का लॉजिक क्या था यहाँ पे 130, कि भाई उसने लास्ट रिकॉर्ड्स को देखे जहाँ पे उसने पैटर्न फाइंड किया कि भाई 10-10 से इंक्रीज ही हो रहा है। ओके, तो उसने क्या किया, हाँ इस हिसाब से 110-130 हो सकता है। नेक्स्ट उसने क्या देखा, दूसरे वाले ने, अपने बंदे ने, कि भाई यहाँ पे सबसे फ्रीक्वेंट है, क्योंकि डिस्क्रीट डेटा है यहाँ पे, कंटिन्यूस नहीं है, उसने क्या किया, मोड बेस्ट रहेगा अपने लिए, क्योंकि वॉक के बेसिस में है, तो उसने 100 का बता दिया। तो ये दोनों चीजें देखो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, ये टेक्निकल टर्म्स में एक्सेप्टेबल है ना। तो ये 150 जो है, ये आप कैसे सामने वाले को अपील करोगे, फिर कैसे उसको हाँ ये एक्सेप्टेबल है, दैट इज व्हाट एवरीवन शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी आपके पास प्रॉपर आंसर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, उसे जरूर सोच के बताइएगा बाद में कभी, बट ऑलवेज रिमेंबर कि वट बट एवर आंसर यू विल गिव इट हैज सम जस्टिफिकेशन बिहाइंड यू। ओके, नाउ अब ये 125 का क्या लॉजिक है बताइए, जिन्होंने 125 बताया था। हाँ भाई 125 कहाँ कैसे, ये तो बताओ। माइक ऑफ है, अगर आपका आप बोलना चाहते हो तो कि चेक कर लो। ओके ठीक है, आंसर नहीं दे रहे, ठीक है, एनी हाउ 125। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसके कुछ मेथड्स है। एक तो क्या होता है, आप क्या करो कि इन सब का एवरेज ले लो, क्या करो, इन सब का एवरेज ले लो, और जो भी वैल्यू आएगा वहां पे पुट कर दो, ये एक मेथड है। मोड, ये भी एक मेथड है। ओके, दूसरा एक और मेथड होता है, आप मूविंग एवरेज ले सकते हो। मूविंग एवरेज मतलब क्या, फॉर एग्जांपल पकड़ लो आपको, मूविंग एवरेज मतलब फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, विंडोज के बेसिस में कितने विंडोज के आपको मूविंग एवरेज निकालना है। कभी कभी हम मंथली निकालते तो क्वार्टर में निकालते हैं, हाफ ईयरली भी निकालते हैं, मंथली भी निकालते हैं। तो होता क्या है, 2 मंथ के हिसाब से आप इसका एवरेज निकाल लो, फिर इसका एवरेज निकाल लो, फिर इसका एवरेज निकाल लो। ऐसे करते करते आपको ना हर एक मंथ का ऐसे ये इसका एवरेज निकाल लो, फिर बाद में मतलब हर बार नेक्स्ट 2 मंथ का एवरेज निकालते जाओ। ओके, तो जो एवरेज आएगा वो आपका नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू रहेगा। और एक और चीज होता है, योर लास्ट वैल्यू, जो लास्ट वैल्यू आया है वो, नाउ व्हेनेवर देयर इज अ वैल्यू व्हिच इज बीन लेट्स से फॉलोड बाय द ट्रेल, सबसे लास्ट वाला जो होता है प्रेडिक्शन, वो सबसे बेस्ट होता है प्रेडिक्शन, क्योंकि
chances of that value getting repeated is more as compared to all other values. ये भी acceptable है. तो ऐसे different methods होते हैं. So anyhow, what value will be there on a next day or on let's say on future, that calculation or that value prediction, okay, this method is called predicting of this value. So prediction है, forecasting है, ऐसे कहा जाता है. Forecasting is a different method but somewhat near to it. Is it clear? Yes, sir. प्रेडिक्शन Yes, का sir. मीनिंग होता है डेटा के डेटा पे बेस्ड जो आंसर आएगा, राइट? हाँ, जो भी आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है वो आंसर जो आपको प्रेडिक्ट करना है आगे में फ्यूचर में बेस्ड ऑन योर हिस्टोरिकल डेटा, दिस प्रोसेस कॉल्ड प्रेडिक्शन. अच्छा, मैं क्यों प्रेडिक्शन कह रहा हूँ, क्योंकि इट इज नथिंग अबाउट नंबर्स. हो सकता है आने वाला एंट्री, अब ये तो चलो हमने सिर्फ ओवरऑल किया है. आप इस टोटल में देख सकते हो कि अगर 100 रिकॉर्ड, अगर फर्स्ट डे का 100 रिकॉर्ड आया, उस 100 रिकॉर्ड में कितने जेंडर्स, फीमेल कितने थे और मेल कितने थे, अगर ये भी आप फर्दर डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ फीमेल और मेल के बेसिस पे ये भी प्रेडिक्ट कर पाओगे कि आने वाला जो नेक्स्ट एंट्री करेगा वो बंदा रहेगा या बंदी रहेगा, वो भी कर सकते हो बेस्ड ऑन नंबर, वो भी प्रेडिक्शन कर सकते हो. ओके, सो दैट इज ऑल्सो अगेन डिफरेंट प्रेडिक्शन. ऐसे करते करते आप जितना उसको ब्रेक करते जाओगे उतना आप उसको कर सकते हो. जैसे और ब्रेक करना है आपको 100 रिकॉर्ड्स में कि एज बेस में, लेट्स से 10 से 20 के बीच में कितने लोग हैं, 30 से 40 के बीच में, 50 से, ऐसे करते करते आप एज का ग्रुप बना के उसमें भी प्रेडिक्ट कर सकते हो. सो एनीथिंग मतलब कि अब ये क्या है, ये कैटेगोरिकल डेटा हो गया. ये चीजें कैटेगोरिकल बेसिस में भी है, न्यूमेरिकल के बेसिस में भी आप दोनों प्रेडिक्शन कर सकते हो. बट व्हेन से फोरकास्टिंग इज डन ओनली बेस्ड ऑन डेट एंड वैल्यू, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ही फोरकास्ट करते हैं, वहां पे कैटेगरी नहीं करते. तो वो फोरकास्टिंग अलग है, प्रेडिक्शन अलग है, बट दोनों में आगे में आपको आगे की फ्यूचर की ही चीजों को बताना होता है. इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है. सो एनीहाउ, अब जैसे जेंडर है, जेंडर कॉलम में अगर मेल फीमेल है तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर, जो टोटल नंबर वैल्यू आया है आप उसको क्या करोगे, उसमें से डिवाइड करोगे, भाई मेल कितना है फीमेल कितना है, आपको मिल जाएगा उसका प्रोपोर्शन. अब क्वेश्चन आता है कि समझो अगर जेंडर की जगह लेट्स से चॉइस मतलब टैक्सी चॉइस, टैक्सी का चॉइस मुझे करना है. अब टैक्सी चॉइस के लिए क्या है, ओला है, उबेर है, रैपिडो है, देन XYZ है, ABC है, हो सकता है ऐसे मल्टीपल हो सकता है. तो अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा एक पर्टिकुलर लेट्स से इम्बैलेंस और बैलेंस डेटा है. तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल टोटल रिकॉर्ड 1000 रिकॉर्ड्स अगर है तो हम यहाँ पे ये नहीं देखते कि 1000 रिकॉर्ड में से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, सिर्फ आप इसको करोगे तो सब इसका प्रोपोर्शन मिलेगा, इसको मिलेगा इसका प्रोपोर्शन, मतलब हर बार जो मिलेगा क्या है 1000 में से उसका प्रोपोर्शन मिलेगा. लेकिन आपको ये थोड़ी पता चलेगा कि ये डेटा इम्बैलेंस है कि नहीं. क्यों? देखो 1 2 3 4 5 है, 5 का प्रोपोर्शन में कोई 10 आएगा, कोई 20 आएगा, कोई 30 आएगा, कोई 40 आएगा, 70, ये तो खत्म हो गया. इससे इसको भी मैं 10 20 का देता हूँ, और यहाँ पे फिर कितना 10 20 60 80 और ये 20 ऐसे भी आएगा. तो क्या है, तो भी आपको सही लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये मेथड नहीं करते हम, ओवरऑल नहीं लिखते इसी केस में. हम उस समय क्या करते हैं, ऐसे प्रोसेस में हम सबसे ज्यादा वैल्यू रखने वाला कौन सा वैल्यू है, सबसे ज्यादा इन सब में सबसे ज्यादा किसका कैलकुलेशन आता है. तो फॉर एग्जांपल पकड़ लो, अगर ओला का आता है, बिकॉज ओला इज समवॉट लेट्स से सब्जेक्ट यूज होता ही है ओवरऑल कंपैरेटिव में. तो ओला का अगर, तो ओला का फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि लेट्स से 400 रिकॉर्ड्स है, इसको मैं ध्यान दो, अभी 400 रिकॉर्ड है ओला का. तो हम क्या करेंगे, 400 के कंपेयर में उबेर का कितना है ये चेक करेंगे, 400 के कंपेयर में रैपिडो का कितना है, 400 के कंपेयर में XYZ और ABC का कितना है. तो हम वो कंपेयर करते हैं. उससे होता क्या है, बिकॉज अल्टीमेटली क्या करना है आपको, कंपैरिजन में जब कंपेयर करोगे, जब हम कंपेयर कर रहे थे फीमेल और मेल, क्या कर रहे थे, एक दूसरे के साथ ही कर रहे थे ना, यहाँ पे भी हमको वही करना है. तो हमको उबेर का ओला रैपिडो ऐसे ही करना है कंपेयर, रादर देन टोटल. तो ये क्या होता है, जब मल्टीपल कैटेगरी होता है तो ये प्रोसीजर फॉलो करना है, और जब बाइनरी होगा तो सिंपल आपको जो प्रोसीजर है वो यूज कर सकते हो. इज इट क्लियर? यस. Yes, sir. Yes. ओके. नाउ जैसे मैंने कहा प्रोपोर्शन में 70 और 30 ये लीस्ट है. इस रेशियो में अगर मिल जाता है एक्सेप्ट कर लो, डेटा को आगे एनालिसिस करने के लिए कर दो. लेकिन अगर नहीं होता है तो क्या करें,
और अगर हमने प्रोपोर्शन नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम होगा लो बायस्ड, हाई बायस्ड, लो वेरिएंस, हाई वेरिएंस। इसका मीनिंग क्या है? नाउ सी, whenever data is been provided to us, it is always assumed that it will be low biased with low variance. ये है क्या? देखो डेटा में कोई भी वैल्यू अगर आपकी यहाँ पे प्लॉट होती है, अगर इस तरह का डेटा है और हम लेट से इसमें के बीच में एक ऐसे एक लाइन में ड्रॉ करता हूं, दिस इज वन लाइन इन बिटवीन देम, ये वाला। ओके, लेट से ऐसे कंसीडर करो कि ये अपना क्या है, ट्रेंड लाइन है, ये अपना एक्सपेक्टेड वैल्यू है, दिस इज व्हाट योर एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि हम चाहते थे कि हमारा बिजनेस का लाइन कुछ इस तरह से ग्रोथ या फिर जो भी है आपका एक एक्स और वाई के कंपेरेटिव में, कि एक्स की ग्रोथ इस तरह से कुछ होनी चाहिए थी, एक्स के कंपेरेटिव में वाई का ग्रोथ इस तरह से होना चाहिए था। तो ये आपको चेक करना है कि भाई डेटा क्या हमारे इसी बेसिस में या फिर इसी की तरह फॉलो हो रहा है क्या? दैट इज आवर comparison that we need to check. Okay, that is what we want to check it out. यहाँ पे वैल्यू है, ऐसे हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, विल सिंपली कैलकुलेट द वेरिएंस। वेरिएंस मींस क्या है, हमारा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, with that expected value we are going to compare, this is our actual value, this is your prediction। ये जो लाइन है नहीं है, ये जो लाइन जा रहा है ये प्रेडिक्शन है। Why? जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था, आपको पता है, जैसे प्रेडिक्ट करने वाले हम, तो प्रेडिक्ट कभी भी कब होता है, जब एक्चुअल के साथ में आप कंपेयर करते हो। जैसे आपका क्या हुआ था प्रेडिक्शन, लेट से 40 लोग आने वाले, कितने लोग आ गए, 50 आ गए, 40 एक्सपेक्टेड थे, 30 आए। तो यहाँ पे कभी पॉजिटिव में ज्यादा है, यहाँ पे नेगेटिव में है, बट एनी हाउ प्रेडिक्शन जो था कंपेरेटिव टू दैट। तो प्रेडिक्शन लाइन ये होता है, और एक्चुअल जो होता है तभी उसके साथ में आता है। सो एक्चुअल वैल्यू डिफरेंस, एक्चुअल वैल्यू डिफरेंस, एक्चुअल वैल्यू डिफरेंस, ऐसे हर एक वैल्यू को जब हम निकालेंगे और जब चेक करेंगे वेरिएंस, तो वेरिएंस क्या होना चाहिए, इट शुड बी लो। अगर आपका वेरिएंस हाई है, इट शुड बी लो। अगर हाई वेरिएंस मतलब क्या हो गया, आपका डेटा कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, फिर अनएक्सपेक्टेड तरह आ रहा है, जैसे पकड़ लो कि सबके सब वैल्यू ऊपर आ रहा है, यहाँ पे ऐसे एक्सपेक्टेड यहाँ है, सबके सब ऊपर जा रहे हैं, तो क्या है, आपका प्लान प्रॉपर काम नहीं कर रहा। जरूरी नहीं वहीं पे हो, जरूरी क्या है, वहीं पे ऊपर ही नहीं हो सकता, नीचे भी आएंगे, यहाँ पे भी ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन क्या है प्रॉब्लम, ज्यादा वेरिएंस, हाई वेरिएंस मतलब क्या है, द प्रिडिक्टेड वैल्यू, जो आपका प्रिडिक्शन था उसके हिसाब से आपकी कोई भी वैल्यूज फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो उससे प्रॉब्लम क्या होगा, आइदर इट विल फॉलो, आइदर इट विल गेट फॉलोड ऑन, लेट्स से इट विल बी वेरी मच अवे फ्रॉम व्हाट यू हैव प्रेडिक्टेड, बहुत दूर होगा कहीं पे ऐसे, तो ये क्या होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत दूर जाएगा। तो हाई वेरिएंस मतलब क्या है, बहुत ज्यादा डेटा सब फैला हुआ, बहुत दूर दूर, मतलब कोई किसी एक दूसरे, मतलब ना एक्स के और वाई के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, अपने हिसाब से चल रहे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे अलग अलग ही चल रहे अपने हिसाब से, कोई इनमें कोरिलेशन नहीं है। तो क्या होता है, डेटा को आगे जाके प्रेडिक्शन करना, उस पर कुछ एनालिसिस करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। वेयर एज अगर आप कहोगे हाई वेरिएंस और हाई बायस, मतलब क्या हो गया, कोई पर्टिकुलर या तो अपर लिमिट में सिर्फ जा रहा है, या तो क्या है, लोअर लिमिट में ही सिर्फ जा रहा है। तो क्या हो गया, वेरिएंस दूर भी बहुत ही है ना, उनमें दूरियां भी बहुत है, तो बहुत वेरिएंस है। दूसरा, यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड जा रहा है, तो क्या होगा, वो बायसनेस, क्योंकि एक ही साइड जा रहा है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ अपर साइड, एक ही साइड जा रहा है, बस दूर है, तो लो। तो ऐसे केस में होता क्या है, आपका प्रेडिक्शन, जो प्रेडिक्शन उससे बहुत दूर है, और वो एक ही साइड बायस्ड हो गया है, एक ही पे ध्यान, या फिर एक ही साइड में ज्यादा एनालिसिस, या फिर एक ही साइड में वो वैल्यूज आ रहे हैं, विच इज ऑल्सो रॉन्ग। होना क्या चाहिए, आइडियल सिनेरियो क्या है आपका, ये वाला देखो, ये जो एरिया होता है ये वाला, ये होता है। और इसको अचीव करने के लिए वेरिएंस तो चाहिए, थोड़ा ही क्यों ना हो, बट थोड़ा सा तो वेरिएंस चाहिए। और क्या होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, सो देयर शुड नॉट बी बायस, सो लो बायस एंड लो वेरिएंस, तो आपके वो जो चाहिए उसके पास में होता है डेटा। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. यस। Yes, sir. Yes, sir. ये तभी प्रॉब्लम अकर होगा जब आपका डेटा इम्बैलेंस होगा। बैलेंस होगा तो ये वाला बेस्ट रहेगा, अदरवाइज ये नहीं तो ये नहीं तो हमको ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, वी नीड दिस वन, सो फॉर दैट वी नीड टू बैलेंस द डेटा। अब आइडेंटिफाई तो कर दिया, ग्राफ में भी पता चल गया, और ऐसे भी। सोल्यूशन क्या है उसका, सोल्यूशन ये है, जैसे मैंने कहा था, फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि जेंडर कॉलम है, जेंडर कॉलम में क्या है, लेट्स से 100 रिकॉर्ड है, 100 रिकॉर्ड में मेल के हैं 70, 70 नहीं 80 90 करेंगे,
90 कर देते हैं और फीमेल के यहाँ पे है 10। तो क्या करें? तो इस समय में क्या है, आपको जो एनालिसिस करना है, एक तो क्या करो, ये 10 और इसके भी 10 ही लो। मतलब क्या है, जो 90 है उसमें से आप रेड्यूस करके 10 लोगे, उससे क्या होगा। और अच्छा, 90 भी लेते समय क्या है, ऐसे नहीं है कि 1 2 3 करके हम सीरियल नंबर पे 10, नहीं 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 नहीं। अगर 90 रिकॉर्ड्स है डेटा के, टोटल 90 रिकॉर्ड्स 100 में से, तो रैंडमली मेल के जितने भी उसमें से रैंडमली आप लोगे, क्या है, उसे रैंडमली लोगे, उसे एसआरएस रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू रैंडम सैम्पलिंग लोगे। मतलब क्या है, आपका जो ओरिजिनल 90 था उसमें से आपने सैम्पलिंग लिया, तो सैम्पलिंग कैसा होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए, एसआरएस। ये मेथड हो गया। अगेन इसमें और भी मेथड है, स्टैटिस्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग है। उसको कैसे करते हैं आप, 90 में से 10-10 का ग्रुप बनाओ। कितना बनेगा, 9 ग्रुप बनेंगे, 1 2 3 4, ऐसे 9 ग्रुप बनेंगे। उन 9 ग्रुप में से यहां से 2 लो, यहां से 2 लो, यहां से 2 लो, यहां से 2 लो, यहाँ या फिर एक 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 लो, जो भी आपको लगता है। तो वो भी क्या हो जाएगा, रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा, इसके ग्रुप में से इसी ग्रुप के अंदर और ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप में से और एक दो लो, तो वो होता है मल्टी स्टेज रैंडम। इसके बारे में थ्योरी में जरूर पड़ेगा, इट इज ऑलवेज आस्क्ड। थ्योरी है, ज्यादा कुछ नहीं है, समझ जाओगे। ये होता है एक प्रोसीजर। दूसरा प्रोसीजर होता है कि मेरे पास जो 90 है और जो 10 है, मैं क्या करता हूं, इस 10 को ना सिंथेटिकली इंक्रीज करता हूं 90 तक। अब सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि जैसे अगर हम बात करते हैं, लेट्स से 90 डेटा में आपने ऑब्जर्व किया है कि 10 डेटा में आपने ऑब्जर्व किया है कि उनकी वैल्यू ना, लेट्स से 50 और 70। ओके, नॉर्मली क्या करते हैं लेडीज, बहुत सारे ना खुद को मतलब मेंटेन रखते हैं, तो 50 और 70 के बीच में आने वाली जो वैल्यूज है बहुत कम होते हैं। तो नॉर्मली क्या है, आपकी डेटा सेट में 50 और 70 ये है। ओबेस या फिर ओबीसी की इसमें कोई भी नहीं, मतलब 70 से ऊपर वाले कोई भी वेट नहीं है। तो आपको क्या पता चला, मुझे वेट के कॉलम में मुझे 90 तक डेटा क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम 50 टू 90, विद इन दिस इंटरवल आई विल जनरेट 80 records. How many? 80 records, और 70 और 50 ऑल्सो। कब तक, 70 और 30 का रेशियो कंप्लीट होने तक। 50 भी कर सकते हैं, 70 80 भी कर सकते हैं। तो मैं यहां से इस रेंज के बीच में कितने रिकॉर्ड्स, उतने रिकॉर्ड्स को जनरेट करूंगा। उससे होगा क्या, कभी भी कोई भी वैल्यू रैंडमली 200 नहीं जाएगी, 100 नहीं जाएगा, 1000 नहीं जाएगा, रैंडम वैल्यू कोई नहीं आएगा। विद इन दैट इंटरवल ओनली देयर विल बी जनरेटिंग अ रैंडम वैल्यूज बट विथ सर्टन इंटरवल्स। इसको कहते हैं स्मॉट एनालिसिस, which is synthetic minority oversampling technique, SMOT analysis. ओके, ये देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये आपके कुछ वैल्यूज है जो कम है। तो कैसे करोगे, इसके इंटरवल के बीच में, इसी इंटरवल के बीच में, इसी इंटरवल, ये अपने आप कर लेता है। और ये यहाँ पे एक्सेल में तो नहीं है, इसे पाइथन में यूज किया जाता है, अगेन मशीन लर्निंग के लिए है, बट आपको सब पता होना चाहिए। आपको अप्लाई अप्लाई करके कोई पूछेगा नहीं, अप्लाई करके दिखाओ नहीं करेगा, बट वन ऑफ अ टेक्निक शुड बी रिमेन देयर विथ यू। ओके, पता होना चाहिए, तो आपको ये बताया है। इज इट क्लियर? Yes, इज sir. इट क्लियर गाइस? यस। Yes, sir. सर स्मोट एक बार बता दीजिए। ओके, देखो जैसे वेट एक कॉलम है, उस वेट कॉलम में क्योंकि हमारा टोटल जो है 90 और 10 है ना, तो हमारे इसमें एटलीस्ट क्या है, हमें रेशियो अगर लेना है तो आई शुड इंक्रीज अप टू, लेट्स से 90 रिकॉर्ड्स 10 रिकॉर्ड्स। तो एटलीस्ट मुझे 70-30 को लाने के लिए, 70-30 को लाने के लिए, 90 के अचीव करने के लिए मुझे एटलीस्ट कितना है, इसमें से 10 रिकॉर्ड में से मुझे कम से कम 70 रिकॉर्ड्स बढ़ाने होंगे। ओके, 70 नहीं एग्जैक्टली देखेंगे, पहले ही 30 है। सो लेट्स से मैं कहता हूँ 70-90 तक जाने के लिए 40 या उसके थोड़े करीब 30 टू 40 में रिकॉर्ड्स बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 30 है, 30 + 30 60, तो क्या होगा, समवेट अराउंड दोनों के करीब, इन दोनों के करीब डेटा आ जाएगा। ओके, तो इस तरह का मुझे उसको फॉलोअप करना है। क्यों, मुझे बढ़ाना है 70 को इस 30 से 70 के करीब, या फिर इस 10 को 90 के करीब, ये अचीव करने के लिए, ये बैलेंस अचीव करने के लिए। हाँ, ओवरऑल जो 100 रिकॉर्ड है, 100 को ऑब्वियसली बढ़ेगा, 100 से हो सकता है कि अभी देखो, अगर मुझे इसको अचीव करना है 90 तक, तो मुझे क्या है, एटलीस्ट लेट्स से 30 के करीब जाना है, तो भी 40 रिकॉर्ड्स इसके बढ़ाने होंगे, 40 से 30 है ना, 40 रिकॉर्ड बढ़ाने होंगे। तो 40 रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए जो 100 है उसमें 140 हो जाएगा टोटल, ये होगा, दैट विल बी देयर, 140 150 तक ऐड होगा। तो कोई बात नहीं, क्या बढ़ रहा है इसमें, रिकॉर्ड बढ़ रहे हैं ना, बढ़ने दो। लेकिन क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, चलेगा, एक्सेप्टेड है।
तो ऐसे केस में क्या करना है, फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि वेट एक कॉलम है जिसमें कि आपके पास रिकॉर्ड है लेडीज के जो कि 50 से 70 तक के ही वैल्यूज आपने देखे, ये रेंज है उनका वेट का। तो आपको क्या करना है, उस वेट कॉलम में आपको ये जो है इंटरवल को कंसिडर करते हुए आपको 50 के और 60 के बीच में 50, 50.6, 50 पॉइंट जो भी है, जो भी नंबर आते हैं, लेकिन एक सर्टेन इंटरवल 70 के अंदर ही आपको उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, कितने 40 नंबर ऑफ रिकॉर्ड जनरेट करने होंगे सिंथेटिकली, लिमिटेशन विथ इंटरवल। रैंडमली नहीं करूंगा, रैंडमली करूंगा तो क्या हो सकता है, कल जाके 500 आ जाएगा, 5000 भी आ सकता है, 200 भी हो सकता है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है वेट में। सो विद सर्टेन इंटरवल ऑफ वेट, लेट्स से वैल्यू, उसी में से वैल्यूज आनी चाहिए, बट रैंडमली आनी चाहिए। तो क्या होगा वो, स्मूथ एनालिसिस। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Okay. This is how we can deal with balance and imbalance. Okay. Now, where do we find, और कहाँ पे चेक करें, ऐसा कौन सा सिनेरियो, ऐसा कौन सा हमारे सामने सिनेरियो आता है? ये सिर्फ और सिर्फ कैटेगोरिकल, ध्यान रखना, कैटेगोरिकल के रिलेशन में ही डेटा आता है। और जब हम बात करते हैं ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब क्या है, जब ये रिलेशन होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जहां पे x में कैटेगोरिकल न्यूमेरिकल यहाँ पे हम नहीं चेक करते, आपका y जो आउटपुट आने वाला है हम उसको चेक करते हैं कि ये डेटा इम्बैलेंस है या नहीं। तो ये मत करना कि इनपुट में कोई कैटेगोरिकल डेटा है वहां पे नंबर ऑफ हमारे पास में नहीं, यहाँ पे नहीं होता है, x के रिलेटेड इसको नहीं चेक किया जाता है। इट इज ऑलवेज चेक फॉर y ओनली, सिर्फ और सिर्फ y। जैसे हमको पहले भी कहा था, आपको क्या दिया है, m मेल का फीचर, फीमेल का फीचर, और क्या प्रेडिक्शन करना है, आने वाला मेल है या फीमेल। तो आपने क्या है, ये क्या है, ये y फीचर्स है। तो ये सिर्फ और सिर्फ y के रिलेटेड ही होता है, x में कभी मत करना, नहीं तो जाओगे देखोगे अरे यार ये x में तो जेंडर का कम पड़ रहा है, अरे यहाँ तो मत करना। ओके, वहां पे नहीं होता है। इफ देर इज एन आउटपुट समवेयर विच इज आस्क्ड एज अ कैटेगोरिकल, और उसमें अगर आपको लगता है तो होता है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. नहीं तो चलो चले अपने डेटा सेट में जहां कैटेगोरिकल लिखा है चले कैलकुलेशन करने। ओके, वैसे मत करना। सर अभी मेरा एक क्वेश्चन है हम्म कि लाइक आपने बोला था कि लो बायस लो वेरिएंस रहेगा तो ये डेटा बैलेंस रहेगा, बट सर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि हरदम बैलेंस डेटा ही आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बैलेंस डेटा, लेट्स से डेटॉल 99.9% नहीं मिलेगा, 0.1% मिलेगा। हाँ, क्योंकि फिर अगर बैलेंस डेटा ही आएगा तो फिर यूज नहीं है ना वैसे भी कुछ एनालाइज करके। नहीं सी नहीं नहीं नहीं, बैलेंस डेटा और बैलेंस में कंपेयर, ओके सी, बैलेंस डेटा इज डिफरेंट स्टोरी, वैरियंस इज अ डिफरेंट स्टोरी, दोनों अलग है। वैरियंस मतलब क्या हुआ, सी, आप जब आपके प्रिडिक्शन के बलबूते पे चेक करते हो डेटा को, ओके, मतलब जो आपका एक्चुअल वैल्यू है उससे आपका कितना दूर है प्रिडिक्टेड वैल्यू, दैट इज अ डेविएशन, एंड ओवरऑल डिफरेंस इज अ वेरिएशन। ओके, और से वेरिएंस, ये डिफरेंट स्टोरी है। और जब आपका आउटपुट बैलेंस है या नहीं देखना, वो डिफरेंट स्टोरी है। ओके, तो सर अभी यही वाले केस में आता है ना वो ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग? हाँ उसका इफेक्ट है ये, सी, हाँ हाँ, बैलेंस और इम्बैलेंस का इफेक्ट है वो। ओके। ओके, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ वेरिएंस, बट दैट इज बिकॉज ऑफ डेटा इम्बैलेंस, जो आपको इफेक्ट दिखता है। ओके, ओके। ओके सर, देन, हाँ बोला बोला। हाँ मुझे एक क्वेश्चन था, बस आपसे एक पूछना था कि जैसे आपने बोला कि डेटा, जैसे आप डेटा क्रिएट करना है तो फिर डेटा हम कैसे क्रिएट करेंगे? फॉर एग्जांपल आपने अभी दिया था ना वेट का, तो फिर उसमें से जैसे डेटा इंक्रीज या फिर डेटा क्रिएट कैसे होगा? एक बार वो प्लीज बता दीजिए ना, मतलब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखो 50 से 70 का बीच का, आपको एक तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पता देखना पड़ेगा कि मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है उस वेट कॉलम में। ओके, ये आपको पता चल गया, दैट इज द इंटरवल दैट यू हैव टू डिसाइड, बिकॉज इसके बाहर क्योंकि रैंडम वैल्यू जनरेट करोगे तो रैंडम तो कुछ भी हो सकता है, विच वी शुड अवॉइड। तो ऐसे केस में क्या है, आपको इंटरवल डिसाइड करना है। तो आपने क्या करना है, 50 और 70 के बीच में ही डेटा क्रिएट करना है। अब ये डेटा क्या है, वेट मतलब ये होता है कंटिन्यूस डेटा। कंटिन्यूस मतलब क्या, किसी का 50.10 एक्सेप्टेड है, किसी का 50.02 एक्सेप्टेड है, किसी का 50.30 एक्सेप्टेड है। मतलब क्या है,
there is n number of opportunities, or let's say n number of let's say variables that can be numbers that can be created in between this. कितने करने हैं? 10 करना है 10 करो, 20 करना है 20 करो, 50 करना है 50 करो. Is it clear? Hello. yes. ओके. और इसको अगर एक्सेल में आपको अचीव करना है तो देखो एक मेथड है, रैंड बिटवीन करके होता है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूं. तो एग्जाम्पल पकड़ लो, यहाँ पे वेट कॉलम है और अपना लिमिट है 50 से लेके 70. ओके, ये अपना लिमिट है. अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इज इक्वल टू रैंड बिटवीन. ये फंक्शन है रैंड बिटवीन एक्सेल में, जो कि आप बता सकते हो कि बॉटम वैल्यू क्या है 50 है और आपका टॉप वैल्यू क्या है 70 है. इसे कर दो एंटर. आप जैसे इसको नीचे ड्रैग करोगे देखो ये ऑप्शन आ जाएगा. अब हाँ बोलिए ओपी. सर आपका स्क्रीन दिख नहीं रहा मेरे को, मैं अभी दिख तक नहीं वो रहा है? पीपीटी वाला इसमें नहीं. दिख तो रहा है ना, स्क्रीन नहीं दिख रहा है मेरा गाइस? हेलो गाइस, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं बाकी? विजिबल विजिबल विजिबल. ओके Visible, हाँ sir. दिख दिख रहा रहा है है सर. सर. ओके, एक बार चेक कीजिएगा ओपी. डिजाइन का. ओके. मैं आपको दो मेथड यहाँ पे दिखा रहा हूँ. एक तो क्या है, अगर आपको इंटीजर नंबर क्रिएट करने हैं, ओके इंटीजर नंबर्स, तो आपको रैंड बिटवीन करना है. दूसरा, अगर आपको उनके साथ में आपको इंटीजर के साथ में से कंटिन्यूस डेटा चाहिए ना, तो क्या करना है, इसको कुछ नहीं, इज इक्वल टू करना है दिस इंटू दिस. और इंटू भी क्या करना है, सॉरी प्लस करना है, सॉरी, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस. तो इस तरह से वेट का एक आपका कॉलम बन जाएगा जो कि कंटिन्यूस. अच्छा, ये कंटिन्यूस रैंडम नहीं चाहिए हमें, समवेयर इट शुड स्टॉप. अदरवाइज क्या होगा, कंटिन्यूसली वो रैंडम आता जनरेट करता रहेगा, हमें उतना भी नहीं चाहिए. जितना चाहिए क्रिएट कर लो और उसे स्टॉप कर दो वहां पे, और बाद में उसे पेस्ट कर दो एज अ वैल्यूज. वो हियर आल्सो विद द सेम प्रोसेस. इसे कर लो, कॉपी कर लो, इसे कर दो यहाँ पे पेस्ट एज अ वैल्यू यहाँ पे. अब ये मेथड हमने किया यहाँ पे जनरेट. देखो हो गया आपके पास में कितने रिकॉर्ड्स हो गए, इंस्टेंटली 21 रिकॉर्ड जनरेट हो गया वेट का. इज इट क्लियर? यस सर. हेलो सर. हाँ बोलिए. हाँ सर, एक बार वापस से बता दीजिए ना. क्या एग्जैक्टली बताओ आपको मैं, ये कॉम्बिनेशन वाला बताओ या जनरेट किया, कौन सा बताओ? 50-70 वाला रो और वेट वाला. ये वेट के साथ, ये यहाँ से आगे बताओ. हाँ मतलब ओके वेट देखो. का समझा आपने, रैंडम लिया वो 50-70 के बीच में, उसके बाद के रोज दो कॉलम से उसमें. ओके देखो 50, ये 50 और 70 का जो रेंज है ना, इसमें देखो रैंड करके ऑप्शन होता है. रैंड क्या करता है काम, बेसिकली 1 और 0 के बीच में रैंडम कंटिन्यूस डेटा जनरेट करता है, कंटिन्यूस वैल्यूज 1 और 0 के बीच में. तो वो कंटिन्यू ऐसे जनरेट करेगा. इससे एडवांटेज क्या है आपका, सिंस वेट इज अ कंटिन्यूस डेटा, तो उसमें भी थोड़ा वैरियंस होना चाहिए. तो हमने क्या किया, उसमें वैरियंस दे दिया, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि 54 64 ये वापस रिपीट होगा तो क्या होगा डेटा फिर से, अगर डिस्क्रीट डेटा है तो वो 64 यहाँ पे भी है, 64 यहाँ पे भी, तो सिर्फ 64 ना है बार बार. 57 है तो 57 सिर्फ बार बार का ना है, तो थोड़ा सा हमने उसमें वेरिएशन दे दिया. तो क्या किया, 64 प्लस ये वेट, तो आपका एक नया जनरेट हो गया. क्लियर है? यस सर. ओके. एनी अदर क्वेरीज? सब क्लियर है, आगे बढ़े? यस यस सर. सर. थैंक यू.
ओके, अब जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आपके पास में डेटा मिसिंग है, ओके, अगर आपके पास में डेटा मिसिंग है तो क्या करते हैं हम? जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू एक, ठीक है ना? हम्म, देखो यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है, ऐसे जितने भी येलो स्पॉट्स आपको यहाँ पे मिसिंग वैल्यू दिख रहे हैं। मुझे बताइए यहाँ पे क्या करना चाहिए, हाउ शुड वी डील विद दिस वैल्यूज? जैसे एक है जेंडर कॉलम में, एज कॉलम में है, सैलरी कॉलम में है, स्मोक करके है, हाइट में है। क्या करना चाहिए, क्या प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए, बताओ। मोड। सही, हाँ, वेरी करेक्ट। इफ देर इज अ जेंडर, in the gender you should first understand what category, let's say what data type this is belonging with that। ये ये जो डेटा टाइप है किससे बिलोंग कर रही है? कैटेगोरिकल डेटा, कैटेगोरिकल डेटा ये डेटा टाइप है। दूसरा है न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक में कौन सा है? सैलरी है, एज है और हाइट है, ये तीनों न्यूमेरिक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन है? मीन है, मीडियन है, मोड है। और जब हम बात करते हैं कैटेगोरिकल डेटा की, तो कैटेगोरिकल डेटा के लिए होता है आपके पास में, एक होता है मोड, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है रैंडम। अच्छा, ये आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, दिस कैन अप्लाइड विद दिस ऑल्सो, न्यूमेरिकल ऑल्सो। तो ये दोनों के लिए यूज होता है, ये तीनों ऑप्शन है, ये कैटेगोरिकल के लिए और न्यूमेरिकल के लिए भी यूज होता है। बट ये जो दो है, ये जो दो है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए होता है। क्यों? व्हेन यू से मीन इज एवरेज, आप ए और बी के बीच में एवरेज नहीं निकाल सकते। ओके, ए बी सी ऐसे किसी ने अगर आपको वैल्यू दिया है, ए बी सी डी, इनका एवरेज निकालो, नहीं निकाल सकते। वैसे ही हम मीडियन भी नहीं निकाल सकते। सो इफ देयर इज अ डेटा विच इज न्यूमेरिक डेटा, यू कैन यूज मीन, मीडियन, मोड, कांस्टेंट, रैंडम। But when it's categorical data, you have only three options: mode, constant, and random. Is it clear? यस। यस सर। अब यहाँ पे देखो जेंडर कॉलम में, अब जेंडर कॉलम मतलब क्या है? यहाँ पे भाई फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियसली यहाँ पे मेल फीमेल का, तो जो कोई भी एक वैल्यू है जहाँ पे वैल्यू आपका फीड नहीं करता है, फिर मिसिंग वैल्यू होता है, तो वहाँ पे सबसे बेस्ट लॉजिक होता है, सिंस इट्स अ कैटेगोरिकल, गो फॉर मोड। तो वहाँ पे हम मोड लगा देंगे। सबसे फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, मेल हो फीमेल की, हो आपको पुट कर देना। दूसरा, अब कांस्टेंट भी हो सकता है। कांस्टेंट मतलब क्या हो सकता है? कि ये जो जेंडर कॉलम है, इस जेंडर कॉलम में लेट्स से पकड़ लीजिए कि ये अगर ये कॉलम, फॉर एग्जांपल पकड़ लो जेंडर फीमेल के लिए, ऐसा पकड़ लो कि ये एक ब्यूटी पार्लर है, लेडीज का ब्यूटी पार्लर है। अब जहाँ पे मेल आए हैं, लेकिन हो सकता है कि शायद उनके हस्बैंड्स होंगे जो ऑब्वियसली उनकी भी अगर शॉपिंग या फिर करने के बाद में अगर ब्यूटी पार्लर जाए तो साथ में तो आना ही पड़ेगा, बैठना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो एंट्री कर लिया उन्होंने, ओके। बट चांसेस ऑफ क्या है फिर अगेन यहाँ पे आने की मिसिंग वैल्यूज पे? कांस्टेंट है, तो हमें पता है आने वाला क्या है। अगर गलती से छूट भी गया तो हम उसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर डिफॉल्ट कंसिडर कर लेंगे, वही फीमेल ही एंटर करेगा। तो वहां पे क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू क्या रखनी है उसे डिफाइन करना होता है, तो वो होता है फीमेल। मतलब अगर मेरे से कोई वैल्यू छूट गया तो वहां पे बाय डिफॉल्ट आएगा फीमेल ही, इस तरह से। दूसरी जगह पे देखोगे, हो सकता है भले यहाँ पे फीमेल की एंट्रीज हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई वो लेट से मेल का जिम होगा, ओके, जहाँ पे हो सकता है कि एंट्री करते समय आपको हर बार गेट में एंट्री करना पड़ता होगा, तो शायद उनके वाइफ हो सकते हैं, उनको लेने के लिए आते होंगे। या हो सकता है कि उनकी गर्लफ्रेंड होगी जो उनको लेने के आएंगे, वहां से फिर उनको फिर आगे जाके कहीं शॉपिंग के लिए जाना हो, जो कुछ भी हो। तो वहां पे कहीं कहीं पे फीमेल की भी एंट्री आई है, लेकिन मुझे पता है कि वो मेल का जिम है, तो वहां पे क्या होगा? आई विल मेक श्योर कि वहां पे मेल ही एंट्री हो। तो ऐसे करके जब आपको पता है कि वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, तो वहां पे आप कांस्टेंट यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस सर। रैंडम क्या करता है? रैंडम कोई भी हो सकता है इन दोनों के बीच में, तो वो आपको रैंडमली पिक करके देता है, दैट इज फॉर रैंडम।
Is it clear? Yes, sir. Okay. So जब categorical का point आता है तो you have these three options. Now when we say age में क्या करना चाहिए? न्यूमेरिक डेटा है तो फिर मीन एंड मीडियम मोड कांस्टेंट रैंडम हम कोई भी यूज कर सकते हैं। हाँ, तो क्या करना चाहिए वो मैं पूछ रहा हूँ। कर सकते हैं तो चलो 3 है, क्या करना चाहिए वहां पे? मिसिंग वैल्यू को किस तरह फील करो अभी के लिए वो बताओ। मीडियन सर आइदर Median, मोड sir. और मीडियन। ओके, क्यू मीडियन और क्यू मोड, मीन क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? मतलब मीन से क्या नाराजगी हो गई? सर मीन भी ले सकते हैं अगर वो मीडियन और So because mean is greater than median and mode. मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मोड, हाउ सो? सर आउटलायर जो है वो अफेक्ट करते हैं मीन को, दैट्स व्हाई। हाँ exactly outliers effect. ओके, तो आपके डेटा में आउटलायर है कि नहीं और इफेक्ट हुआ है कि नहीं, कैसे मतलब चेक करोगे? सी, मीन होता है इफेक्ट आउटलायर, सही बात है, लेकिन मीन यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो ये भी तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आपने कहा कि चलो मैंने तो मीडियन वैल्यू यूज कर दिया है, ठीक है बोलेंगे कोई बात नहीं आपने कर दिया, पर आउटलायर कहाँ पे है आपके कॉलम में? सर जैसे एज में 12 जो एज है हम्म एंड 64 हम्म दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज है। ओके, यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू देखोगे तो ये है, ये नहीं है। व्हाई? सी, इफ यू सी this range, 2 it is there 56 64 60, so it's okay. Even 36 19 25 is also okay. 12 again, if you'll see, yes, a 10 has a tendency to attract that value, okay, it is there, but towards this it is not there. But there is also, again मैं आपको बताता हूँ, एज कॉलम में हम आउटलायर कब कंसीडर करेंगे? फॉर एग्जाम्पल पकड़ो किसी का एज, अब ये एज यहाँ पे क्यों है पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा कि एज किसके लिए रिकॉर्डेड है, बिकॉज अनटिल अनलेस that justifies the column we cannot say it is an outlier, क्योंकि किसी भी एज 1 से लेके 100 के बीच में कोई भी आउटलायर नहीं कंसीडर कर सकते, बिकॉज दैट इज एक्चुअल वैल्यू। आउटलायर कब होगा? अगर मैं किसी को 120 कर देता हूं, अगर गलती से मैं लिख देता हूं 300, देन इट विल बी आउटलायर ना, बिकॉज दिस वैल्यू इन एज इट डजंट फिट ओवर हियर, दैट्स व्हाई इट इज आउटलायर एक्सट्रीम वैल्यू करके, isn't it? So you have to Yes, sir. first understand that why, or let's say for what this age column has been recorded. तो यहाँ पे क्यों किया है, कैसे क्या है, पहले वो समझना है। अगेन इफ इट इज नॉट बीन प्रोवाइडेड ओवर हियर तो आपको भी एक अंदाजा लेना है, उसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ये वैल्यू आउटलायर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इज एक्सेप्टेबल। यहाँ पे मैं 120 कर देता, यहाँ पे मैं अगर 112 कर देता, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एन आउटलायर ना। बट किसी का एज 12 होना तो जेन्युइन है, isn't it? Yes, sir. But sir, if we are targeting particular age group, then हाँ, तो अगर आपने उस तरह से भी एनालिसिस किया है, अगर आपने ग्रुप बनाया है, तो फिर आपको, जैसे आपने अभी जैसे बताया कि मैंने क्या किया कि लेट्स से कोई एक प्रोडक्ट है, उस ए प्रोडक्ट को बेचने के मैंने सब टारगेटेड किया है, टारगेटेड ग्रुप्स, तब आपके लिए हो सकता है। बट देन यू हैव टू जस्टिफाई विद दैट, वो आपका एनालिसिस का पॉइंट होगा जो आप जस्टिफाई को मतलब आपको जो जस्टिफाई करना होगा, तो हो सकता है इट इज एन आउटलायर देयर। ओके, okay, sir. या ओके, अगेन मीन भी यूज कर सकते हो, मीडियन भी कर सकते हो, बट हियर अगेन दिस इज नॉट अ कंटिन्यूस डेटा, तो मेक श्योर, क्योंकि आप यहाँ पे जब आउटपुट लाओगे तो मीन मीडियन भी यूज करोगे तो चांसेस ऑफ गेटिंग लेट्स से क्या कह सकते हो उसे, डेसिमल वैल्यू इज मोर कंपेयर टू मोड। ओके, तो यहाँ पे वो डेसिमल वैल्यू को आपको फिर कन्वर्ट करना होगा पर्टिकुलर राउंड अप या राउंड डाउन जो करना है उसमें। दूसरा, अब ये एज कॉलम है, देखो अगर आपके पास एक ही कॉलम है, सी इफ यू हैव ओनली वन कॉलम, बाकी इस कॉलम को निगलेक्ट कर दो अभी के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक ही कॉलम है, तो उसमें ना आप मीन मीडियन मोड कोई भी करना यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें कि मोड जब से ज्यादा कंसिडर किया है क्योंकि ये डेटा डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस नहीं है। इफ दिस अ डिस्क्रीट डेटा, अगेन वी वुड कंसिडर इट एज लेट्स से कि वहां पे मोड ज्यादा एडवांटेजेस है। क्यों? फॉर एग्जांपल पकड़ लो क्वांटिटी, क्वांटिटी कॉलम में भी क्या होता है, किसने कितने नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स लिए, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, किसी को मतलब 4.2 3.2 लेते हुए मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। ओके, सो अगेन ये एवरेज का वैल्यू मीडियन का वैल्यू हो सकता है, विच इज अगेन नॉट एन प्रॉपर आंसर,
तो भी आंसर हो गया। हाँ, तो ऐसे केस में क्या है, अगेन आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो सकता है, क्वांटिटी के रिलेटेड में क्वेश्चन क्या हो सकता है कि भाई मेरे दुकान से फ्रीक्वेंट क्वांटिटी जो जाती है मार्केट से बाहर, या फिर जो लोग लेके लेके जाते हैं वो कौन सी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है, दैट वुड बी क्वेश्चन। तो वहां पे मीन मीडियन की जगह आपका मोड ही है। मोड क्यों? क्योंकि सबसे फ्रीक्वेंट क्वांटिटी का जो नंबर है वो आपको वैल्यू बताएगा। एज में भी वही है। एज में क्या है, सबसे अगर मेरे शॉप के अंदर में जो लोग आ रहे हैं, मुझे अगर उसका पता करना है कि पर्टिकुलरली कौन से एज के सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो पर्टिकुलर मुझे मोड ही लेना पड़ेगा, उसमें एवरेज मीडियन लेके नहीं फायदा होगा। और अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई मेरा प्रोडक्ट जो खरीद रहा है, मुझे वो जानना है कि सबसे फ्रीक्वेंट कौन सा एज है या फिर कौन सा एज का ग्रुप है जो ये लेके जा रहा है, वो भी मोड ही बताएगा, इजंट इट? यस सर। तो डिस्क्रीट डेटा जब होता है ना, तो देर आर मोर चांसेस, और लेट्स से मोर वायबल वैल्यू विथ मोड कंपेयर टू अदर्स। ओके, सो ये ध्यान रखिएगा, मोड पे ज्यादा फोकस कीजिए। अगेन इट इज समथिंग रीजनेबल, यहाँ पे रीजन होना चाहिए उसका, सिर्फ बताया है करके करनी, देयर शुड बी सम रीजनिंग बिहाइंड दैट, बट दिस इज व्हाट इट इज देयर। इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर सर गाइस? बट सर आप ये बोलो। अप्लाई Yes, करके sir. बता सकते हो क्या? सर आप जैसे एग्जांपल दे सकते हो क्या? ये अभी मैंने आपके एज की भी दिया है, एक क्वांटिटी करके भी दिया है आपको, और कौन सा एग्जांपल दूं? हम इन अप्लाई करके बता सकते हो क्या एक बार मोड? अच्छा, मोड अप्लाई करके, ओके ओके। हाँ सर सर बोलिए ना, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सर, जो है अभी आप जो स्लाइड है उसमें जो गिवन एग्जांपल है एज कॉलम का, हम्म। उसमें अगर मोड निकालें तो हर किसी की फ्रीक्वेंसी 1 ही आएगी। हम्म। तब क्या सुटेबल रहेगा एज कॉलम के लिए लेना, मतलब मीडियन मोड में से, मीडियन या मीन में से? हम्म। देखो, अभी आपके सामने जैसे ये अगर डेटा है, अब इस एज में पकड़ लो कि कोई भी आपका वैल्यू मोड आ ही नहीं रहा है, हो सकता है, देयर कुड बी चांसेस, अभी आपके सामने है। तो ऐसे केस में आप क्या करो, फिर मीडियन ले लो, फिर मीन ले लो, लेकिन अगेन राउंड अप जरूर करो, क्योंकि मोड है ही नहीं। ओके ओके, उस जगह में क्या ओके करना है, मीडियन ले लो और कंसिडर कर लो, नो इशू विद दैट, बट अगेन आपको राउंड अप करना पड़ेगा, दैट हैज टू बी डन। ओके ओके, बट देर आर वेरी रेयर चांस, ये तो चलो एक छोटा डेटा सेट है इसलिए, अदरवाइज इस तरह के नहीं होते नॉर्मली। ओके, फॉर एग्जांपल पकड़ लो कोई भी एक कॉलम पकड़ लो, हाँ सीरियल नंबर के कॉलम में आपको कभी भी नहीं आएगा अगेन, बट वहां पे हम लेते नहीं है। बट इफ एनी अदर कॉलम आप रेफरेंस लोगे तो आपको मोड मिल ही जाता है, देर आर पॉसिबिलिटीज। ओके, ओके देन अच्छा, वो भी ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता दूं, व्हाई इज दैट सो ऑल्सो, क्यों मैं उतना एश्योरिटी से बोल रहा हूँ। अगर आप एज कॉलम भी पकड़ोगे तो एज कभी भी क्या होता है, इंटीजर होता है, तो चांसेस ऑफ, अगर आपके पास 100 रिकॉर्ड है, तो 100 रिकॉर्ड में आप देखोगे कि 1 से लेके 100 रिकॉर्ड का कोई यूनिक आपको एज नहीं मिलेगा ऐसे यूनिकली। देर आर चांसेस कि वो वैल्यू वापस रिपीट होता ही होता है, बिकॉज देखो 1 से 100 वैल्यू है ना, देर आर वेरी फ्यू नंबर्स इन बिटवीन, कंटिन्यूस तो नहीं है कि 1.2 से लेके, so there is high priority that it will by any means get repeated. Same goes for quantity also, 1 2 3 करके तो उनका भी होता ही है। तो जो भी डिस्क्रीट डेटा होता है उसका प्रोबेबिलिटी होता ही है कि वो रिपीट होता ही है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखो, आई डोंट नो व्हाई इट इज डिवाइड, जो भी आंसर है, बट देयर आर प्रोबेबिलिटी। रिजल्ट्स में देखोगे, टोटल में देखोगे, ये भी टोटल आने का ये भी चांसेस होते ही है। ज्योग्राफी के रिकॉर्ड में आप पिन कोड पकड़ लो, जो कोई भी है उसके रिपीटेटिव आने की वैल्यू चांसेस होते ही है। ओके ओके सर। ओके, देन अगेन हाँ, कंटिन्यूस होता है जहाँ पे सैलरी है, किसी का हाइट है, किसी का वेट है, वहां पे कह नहीं सकते, देर आर वेरी फ्यू चांसेस दैट इट मे रिपीट अगेन। उस पे भी जैसे अगर आप बोलोगे कि 50.2 डेसिमल में ही मुझे उसे अगर कवर करना है, तो 50.10 इट कैन बी रिपीटेड, बट अगेन इफ आई से 50.10.0 चलते रहो, तो ये चांसेस बहुत कम है कि इसका रिपीटेशन कभी वापस आए। So again depends on how many number of integer is being used. So because जहां पे आप 10 के साथ जो इंटीजर है उसको आप जितना क्लोज लेके जा रहे हो 50 के करीब, यू आर कन्वर्टिंग दिस कंटिन्यूस इनटू डिस्क्रीट, सो देयर आर रिपीटेशन। तो चांसेस वेर एवर यू गेट क्लोज टू योर डिस्क्रीट वैल्यू, द रिपीटेशन रिपीटिंग ऑफ दैट वैल्यू इंक्रीजेस। ओके, ये ध्यान रखिएगा। ओके सर। नाउ मैं आपको हाँ मोड का बता रहा था ना। सो फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि अभी ये जो अपना है रिजल्ट, रिजल्ट में पास या फेल ये आपका यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, ये सब्जेक्ट्स है, ओके।
तो फॉर एग्जाम्पल मुझे जानना है कि सबसे यहाँ पे जो पास या फेल, इनमें दोनों में से सबसे ज्यादा रिपीटेटिव वैल्यू कौन सा है, फिर मेरे क्लास में फ्रीक्वेंसी किन लोगों की है, पास वालों की ज्यादा है या फेल वालों की है। सो इज इक्वल टू मोड लगा दूंगा मैं। अगेन इसमें मल्टी मोड और सिंगल मोड होता है, वो भी बताता हूँ, पहले सिंगल बता देता हूँ। सिंगल मोड सेलेक्ट करो कहाँ से कहाँ तक चाहिए, रेंज सेलेक्ट कर दिया, एंटर कर दो। तो मेरे यहाँ पे फेल वाले की ज्यादा है मोड, और वो भी कौन सा, सिंगल वाला। ऊपर कहाँ चली गई, सिंगल मोड मतलब क्या, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे कितने, देखो वी हैव 650 records of 0, और 1 के 349। Okay, so we have this many records. ओके सो आप देखोगे कि जिसका काउंट किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा 650 का है, और यहाँ पे 349 का। तो काउंट बेसिस में सबसे ज्यादा 650, इसलिए आपको वहां पे मोड में जो आंसर मिलता है 0 का मिलता है। अब ये है सिंगल। सिंगल मतलब क्या, क्योंकि आपके डेटा सेट में दो ही ऑप्शन है, एक तो 0 एक तो 1 है। हो सकता है कल जाके माइट भी किसी और रीजन की वजह से, जैसे डिवीजन है, डिवीजन यहाँ पे। तो पास फेल के अलावा जब हम बात करते हैं 50 से लेके 70 के बीच में अगर किसी को मार्क मिलता है, तो लेट्स से विल से इट्स सेकंड डिवीजन। तो 50-60 मतलब क्या है, 50 से लेके 70 के बीच में जो भी नंबर आते हैं वो सेकंड में जाएगा। तो हो सकता है कि भाई सबसे ज्यादा रिपीटेटिव वैल्यू 2, और शायद सेम वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 50 से 70 के बीच में 50 लोग हैं, तो हो सकता है कि 70 और 80 के बीच में भी शायद 50 लोग आए, अगर हो सके ऐसा हुआ तो हो सकता है कि भाई ये दोनों सेम नंबर ऑफ, ये कितने काउंट है दोनों के, सेम काउंट, सेम वैल्यूज उतने बार रिपीट हुए। तो जब आप सिंगल करोगे तो सबसे पहले कौन सा आकर हुआ है, ये वाला, तो ये आपको आंसर देगा। लेकिन जब मल्टी करते हो तो मल्टी क्या है, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी, दोनों के रिपीटेशंस अगर सेम होते हैं तो ही वो मल्टी में आपको दिखेंगे। अगर इनमें से एक भी वैल्यू 51 हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हाईएस्ट वैल्यू, if this count, let's say, repeat that same value, that repetition of that frequency, if it repeats, then only it is called as multi, or otherwise 50 और 51 भी रहा तो भी जो भी सबसे ज्यादा है वही आएगा, उसको हम क्लोज भी नहीं कहेंगे, उसको मोड में नहीं लाएंगे। इज इट क्लियर? यस। ओके, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, आगे आई विल गेट ओवर हियर। अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं, देखो यहाँ पे आना है, इज इक्वल टू मोड, यहाँ पे मल्टी ऑब्वियसली है, उसको सेलेक्ट कर दो, और फिर से आपका रेंज दे दो जो देना है वो, कैटेगोरिकल को हटा दो, न्यूमेरिकल दे दो। ओके देखो यहाँ पे आ गया आंसर, इसमें एक ही है, एक ही मिला है, मल्टीपल कोई भी नहीं है। ओके, और अगर आपको यहाँ पे चेक करना है 1 सॉरी 1, copy this one, how many times, 9 times, 2, 11 times, ज्यादा हो गया, 9 times, 9 times, okay, now is equal to, देखो आंसर जो मिला है ये दोनों मिला है। ओके देखो 1 2 दोनों मिला ना, क्योंकि दोनों का सेम है। मैं इसमें से अगर एक भी डिलीट कर देता हूँ, देखो, इज इट क्लियर? यस यस। सर। बट सर मुझे ना एक डिस्क्रीट जो डेटा होता है उसमें एक एग्जांपल मतलब समझना था। ये तो डिस्क्रीट ही डिस्क्रीट। एग्जांपल है ना, देखो ना यहाँ पे 1 2 3 मतलब ये डिस्क्रीट ही ओके है ना। देखो कंटिन्यूस ओके कब होगा, 1.00 ऐसे को डेसिमल होगा तो होगा, है ना। ये सिर्फ सिंगल इंटीजर वैल्यू है ना, होल नंबर, तो उसको डिस्क्रीट कहते हैं। ओके अब ओके डिस्क्रीट ओके मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ो, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डू वी हैव इन दिस सेशन, तो मैं क्या करूंगा, काउंट करूंगा, हेड काउंट्स, तो 25 है।
तो 25 रहेगा। अगेन यहाँ पे कोई 25.3 या 24.6 तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हेड काउंट कभी ऐसा काउंट नहीं हो सकता। वैसे ही क्वांटिटी भी क्या होता है? होल नंबर, कि भाई आपने कितना प्रोडक्ट लिया, तो 1 2 3 ऐसा लिया है ना। क्वांटिटी ऑफ शुगर या तो एक होगा, दो होगा, भले ही अलग अलग केजीज के होंगे, हो सकता है लेने वाले ने लेट्स से 7.30 kg ऐसे कुछ लिया होगा। ग्राम में थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया दुकान वाले ने, ठीक है, बट ये तो केजी है। बट कितने क्वांटिटी आपने लिया, मतलब कितना नंबर ऑफ पैकेट कितने, या फिर कितना शुगर लिया, कितना प्रोडक्ट लिया है, तो मैंने एक ही प्रोडक्ट लिया है, यहाँ पे एक ही होगा, इजंट इट? ये वेट है, ये क्वांटिटी है। यहाँ पे फिर मैं अगर कोई एक और ऐड करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल लीटर्स, 1 लीटर 500 ml का अगर मैंने कुछ लिया है, कितने लिए हैं बॉटल्स आपने, वो भी एक ही लिया है। ये क्वांटिटी अलग है और उसके यूनिट्स अलग, उसके मेजरमेंट्स अलग है। इज इट क्लियर? सर यस सर। ओके। सर कंटिन्यूअस डेटा में अपन कौन सी मेथड यूज करते हैं? मीन मीडियन मोड मीन यूज मीडियन, करते यस यस, मीन मीडियन मोड तीनों यूज कर सकते हो, और रैंडम कांस्टेंट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मोड के लिए आपके पास मीन मीडियन नहीं होता है, वो दो कम हो जाते हैं कौन कैटेगोरिकल के लिए। ओके हैं सर? अब मिसिंग वैल्यू के भी वेरिएंट्स होते हैं। ओके, उसके भी क्या होते हैं? वेरिएंट्स होते हैं। जब आपके डेटा सेट में देखोगे, इस पूरे डेटा सेट में पहले वाले, तो मिसिंग वैल्यूज है, लेकिन क्या है, पूरे के पूरा रैंडम है, वो कहीं भी रैंडम कहीं भी अपीयर हो सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम, बिकॉज वी कैन नॉट से वेयर इट कैन अकर फॉर द नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट रिकॉर्ड में क्या होगा नहीं कह सकते। हम नहीं कह सकते कि नेक्स्ट रिकॉर्ड में यहाँ पे मिसिंग वैल्यू होगा, यहाँ पे होगा, कहीं भी हो सकता है। सो इट्स अ रैंडम। सो इसको कहते हैं मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम। सो जो मिसिंग है वो कंप्लीटली रैंडम है, मैं उससे कोई पैटर्न नहीं आइडेंटिफाई कर सकता। सेकंड क्या है? मिसिंग एट रैंडम। मिसिंग एट रैंडम मतलब क्या है? मिसिंगनेस है, लेकिन मुझे पता है कि वो पर्टिकुलरली कौन से कॉलम में होगा, लेकिन वो रैंडम है। मुझे पता है कि वो कौन से जगह पर मिसिंग होगा, बट उसके अंदर में रैंडम है, बिकॉज आई कैनॉट से कि पहले रिकॉर्ड आंसर देगा ही नहीं देगा, नेक्स्ट देगा कि नहीं देगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया कि आप स्मोक करते हो कि नहीं, तो कहीं पे भी कहीं मेल ने यस किया है, कहीं फीमेल ने नहीं बताया, कहीं मेल ने यस किया है, कहीं फीमेल ने नहीं बताया, कहीं पे मेल ने भी नहीं बताया, और कहीं पे फीमेल ने आंसर दिया है। तो ऐसे केस में क्या है कि इट्स वेरी रैंडम, मैं नहीं कह सकता कि वेयर इट कुड बी देयर। सो आई नो वेयर दैट मिसिंगनेस वुड लाई, बट आई डोंट नो what type of missingness would be in that, जो पैटर्न नहीं कर सकता मैं, तो उसे मिसिंग एट रैंडम, आई नो वेयर इट इज मिसिंग, बट इट इज ऑल्सो स्टिल रैंडम इन दैट पर्टिकुलर कॉलम, तो इसे MAR कहते हैं। तीसरा एक है वेराइटी, जिसमें कि आपके पास एक कॉलम है जो आप नोइंगली इंटेंशनली उसे ब्लैंक ही छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि चांसेस है, देखो ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि भाई आप स्मोक करते हो कि नहीं, ये किसी सिटी में या फिर किसी पर्टिकुलर एक जो एरिया है जहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ है विथ मेल एंड फीमेल, जहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल जहाँ पे अच्छा एरिया है, वहां पे पूछ सकते हो। लेकिन जैसे आप थोड़ा सा विलेज साइड आओगे या फिर थोड़ा सा आप आउटस्कर्ट में आओगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। क्या पता आपको चार लोग वहीं पे अच्छे से सूझ जाते हैं ना, तो हम क्या करेंगे भाई, वो क्वेश्चन ही ड्रॉप कर देंगे, वी शुड नॉट टेक दैट रिस्क। तो हम इंटेंशनली वो कॉलम छोड़ देंगे। तो ऐसे केस में क्या है, सिंस यू नो देयर इज अ रिस्क ओवर देयर, यू हैव इंटेंशनली ड्रॉप दैट कॉलम, सो यू नो it's not randomly, it is intentionally, so missing not at random, it is intentionally। तो ऐसे करके तीन आपके पास वेरिएंट्स होते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, okay, now there is also again more data which I'll be updating with you, ठीक है। आज यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, अगेन मंडे को जब आएंगे तो यहाँ से और कंटिन्यू करेंगे, एंड देन वी विल comply with this all the parts which are there। okay, thank you till now। थैंक यू सर। Assignment for the week, sir. yes yes, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, that will be posted। You're going to post on WhatsApp, right? yes I'll post it। Okay, cool. थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। या बोलिए ना। सर कोई भी डाउट रहता है तो
कौन से टाइम पे आपसे पूछ सकते हैं? ओके आपको बेसिकली देखो वीक डेज में देखोगे तो सुबह 10 से लेके 3 के बीच में आप कभी भी ग्रुप पे कहीं भी पोस्ट कर दीजिए। ओके क्वेरी के बेसिस में मैं आपको चेक करता हूँ। इफ आई थिंक कि मैं वो क्वेरी आपको मीट करके ही सॉल्व कर पाऊंगा देन आई विल शेयर द लिंक, आई विल मेक यू कि आप कनेक्ट कर लीजिए उसे। अदरवाइज अगर वो आपको स्क्रीनशॉट में ही वही के वही आंसर देके मैं दे सकता हूँ तो आई प्रोवाइड देयर एंड देन। सो वीक डेज में संडेज में मैं अवेलेबल नहीं हूँ, वीक एंड्स में मैं सैटरडे को होता हूँ बट अगेन 3 बजे तक ही। ओके सो मेक श्योर कि 3 बजे के पहले से प्लानिंग करें आप। ओके सर, एक्सेल मध्ये थैंक काय यू। काय पार्ट्स Yeah. बाकी आहेत ना? काय म्हणताय सागर? एक्सेल मध्ये अजून काय काय पार्ट बाकी आहे आपला सिलेबस? एक्सेल मध्ये पिवोट आणि तुम्हाला डॅशबोर्ड करून दाखवायचं राहिले ना, कारण त्याच्यानंतर आपण माग आलो ना हे किती दिवस सांगण्यासाठी. एक्सेल किती दिवस चालेल अजून? एक्सेल प्रोबॅबली नेक्स्ट वीकचं 1-2-3 दिवस जास्तीत जास्त 2 to 3 days. आणि Then त्याच्यानंतर we'll be मग heading with MySQL. आणि एक विचारायचं होतं, माय सिक्वेल, पोस्टग्रेस सिक्वेल आणि सिक्वेल हे वेगवेगळे आहेत की काही सिमिलॅरिटीज असतात? नाही UI सेम आहे, थोडेसे काही एक फंक्शन्स वेगळे आहेत पण अदरवाइज तुम्ही जे लिहिताल त्याच्यामध्ये जे सिक्वेलचं जे लिहिण्याची लँग्वेज आहे ते सेम आहे, नो चेंज. इवन ओरॅकल ऑल्सो हॅज द सेम. कारण की ऑनलाईन मी बघत होतो तर सगळे म्हणजे पोस्टग्रेस सिक्वेल, माय सिक्वेल हेच देतात, बट फक्त आपण SQL च्या- MySQLच करणार आहे ना. ठीक आहे Yeah. सर. ओके